संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। श्रोताओं, इस श्रृंखला में हमने सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से किए गए संवाद के माध्यम से फिल्म संगीत के अनेक उपयोगी एवं रोचक पहलुओं की जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। तो सुनिए इसी श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। श्री राहुल देव बर्मन के साथ हुए संवाद में भाग लिया है आपके चिरपरिचित फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार ने एवं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले ने। नमस्कार। नमस्कार। ये आज हम लोग मेरे ख्याल से आखिरी प्रोग्राम के लिए आए हैं। आपको मेरे नमस्कार में सैडनेस नहीं दिखाई दी? कितना नमस्कार। उदासी तो उदासी सुनाई दे रही थी। जी हाँ। जब हमने दिल पड़ोसी ये रिकॉर्ड बनाने की सोची जी, सब लोगों ने कहा कि बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं ये रिकॉर्ड करें। हर एक ने कहा, फॉरेन से लोगों ने मुझे चिट्ठियाँ लिखी कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाइए। तो हम लोग बहुत सोच रहे थे कि क्या टॉपिक पे जाना चाहिए, किस टॉपिक पे जाना चाहिए। तो गुलजार भाई ने अपने मन से ही टॉपिक चुन लिया और उस टॉपिक पे उन्होंने पूरा रिकॉर्ड उसी पे चलता है। अलग अलग गाने आते हैं लेकिन मकसद एक होता है। वैसे इस एल्बम का मैं पूरा क्रेडिट आपको देता हूँ। नहीं, ये इस वजह से कि बाकी सब कुछ होते हुए भी ये अगर आप इसकी कॉम्पोजिशंस के लिए, इसे बनाने के लिए पीछे नहीं पड़ती तो जी हाँ, ये हजरत को ना पकड़ती आप और इस तरह, तो ये एल्बम कभी ना होती। और इस एल्बम की खास बात है कि बर्मन साहब का हमेशा ऐसा रहा है कि आज से आने वाले 10 साल का म्यूजिक वो पहले बना देते हैं, आने वाली चीज वो पहले करते हैं। और तारीफ इतना क्यों कर रहे हैं? और गुलजार भाई का लिखना भी ऐसा है कि आम आदमी के फट से समझ में नहीं आता है कि वो क्या लिख गए, वो क्या कह गए हैं। अगर आप सोचे 2 मिनट तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही सुंदर उसको गहरी बात से वो कह जाते हैं। और कुछ अलग ही अपना तरीका है उनका लिखने का। और मेरा ख्याल है हमारी इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान में शायद इस किस्म के लिखने वाले दूसरे कोई नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है, आप ज्यादा तारीफ कर रही हैं मेरी। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मुंह देखे भी नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा से कहती हूँ। और सब शायद दुनिया के सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत साफ जो सच्चाई वो कह देती हूँ। तो मैं जो खास बात इन कॉम्पोजिशंस में, जिस तरह से आपने कहा आने वाले वक्त की, उसमें जो अलग बात है इसमें दिल पड़ोसी में, वो ये है कि बहुत से रिलेशनशिप्स हमारे हैं जिनके बारे में हम कहानियां लिखते हैं, गाने नहीं लिखते, नज़्में भी नहीं लिखते, पोइट्री में भी नहीं कहते। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का हिस्सा है, लेकिन हमने इस पर गाने कभी नहीं किए। जैसे आपने गाना इस प्रोग्राम में गाया है, जाने दो मुझे जाने दो। एक औरत जो अपने हस्बैंड से अलग हो रही है, जाना चाहती है, और उसके दुख का फिर भी एहसास है कि कुछ देर तन्हाई रहेगी, उसके बाद तुम भूल जाओगे, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, पर मुझे जाने दो। वो उन चोटों का जिक्र करती है जो उसके चेहरे पर निशानियां लेके जा रही है। द मैन हैज बीन अ वाइफ बीटर, जिसका जिक्र कोई गानों में या नज़्मों में करते नहीं हम लोग, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ये। और उन पे गाना कह लेना और उस दर्द को बता देना। इसी में गाना है जिसमें औरत शादीशुदा है और मैं सजदे में थी तूने लब छू लिए, एक जगह आता है इसमें एक गाने में। और तुमको परवाह नहीं थी, मैं अकेली न थी, कुछ इस तरह की लाइनें जिससे सजेस्ट करते हैं हम कि शी इज अ मैरिड वुमन एंड इन लव विद समबडी। तो ये इस तरह के हिस्से जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये सिचुएशंस हम फिल्मों में कह नहीं पाते,
बाहर लिखते नहीं, दिल पड़ोसी है में ये पहली बार हुआ था। रात क्रिसमस की थी, रात क्रिसमस की और थी। इस गाने में ना तेरे बस की थी ना मेरे बस की थी। और बर्मन साहब ने इसमें जिस तरह लगता है कि वाकई क्रिसमस हो रहा है कहीं लंदन में, पेरिस में, इसी तरह कुछ वो क्या गाड़ी छन 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 आवाज और क्रिश्चियन लड़कियां गा रही हैं और उसमें से ये गाना जैसे शुरू होता है, ये बहुत सुंदर गाना है। तो आज आखिरी अच्छा, ये मैं प्रोग्राम सिर्फ में बदला नहीं चुका रहा हूँ, लेकिन ये कि आपकी रेंडरिंग और आपकी गायकी, आपने जिस तरह से गाया है उसे, मेरा ख्याल है आप लोग उस प्यार करते feeling के इसलिए साथ। आपको मेरे गाना अच्छा लगता है। हाँ, आपको या नहीं। सही बात यह है कि आज क्योंकि आखिरी प्रोग्राम है, इसलिए जाने से पहले कह देना चाहता हूँ सबके सामने कि आपकी रेंडरिंग उसमें एक और सोने पे सुहागा था।
मुझ में सब खौफ थे, तुमको परवाह ना थी, तुम तो कम सिन थी, मैं भी 19 की थी, ना मेरे बस की थी, ना मेरे बस की थी। आहा, रात क्रिसमस की थी, रात क्रिसमस की थी, ओ रात क्रिसमस की थी, रात क्रिसमस की थी, रात क्रिसमस की थी, रात क्रिसमस की थी। हाँ, खूबसूरत थी वो उम्र जज्बात की, खूबसूरत थी वो उम्र जज्बात की, जिंदगी दे गई रात खैरात की, जिंदगी दे गई रात खैरात की। क्या गलत क्या सही, मर्जी जीसस की थी, मर्जी जीसस की थी। आहा, रात क्रिसमस की थी, मर्जी जीसस की थी, रात क्रिसमस की थी, मर्जी जीसस की थी, रात क्रिसमस की थी, मर्जी जीसस की थी, रात क्रिसमस की थी, मेरी संगीत यात्रा सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से हुए संवाद पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। इस संवाद में भाग ले रहे थे सुपरिचित फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले। इस कड़ी के साथ ही संगीत सरिता की वर्तमान श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा का समापन होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। आप सुन रहे हैं विविध भारती संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 15 दिनों से आप सुन रहे थे श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। इस श्रृंखला के निर्माण की कहानी आइए सुनते हैं श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली की जुबानी। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। श्रोताओं नमस्कार। छाया गांगुली जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। रेणु जी नमस्ते, और हमारे सभी श्रोताओं को छाया गांगुली का प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिनों तक आपने संगीत सरिता की बागडोर संभाली और एक लंबी यात्रा आपने तय की। ये यात्रा शुरू कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई? 19 अप्रैल 1983 को विविध भारती में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी जी। मेरे जीवन के सुनहरे दिन विविध भारती का कार्यकाल रहा। जिस विषय में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी है वो है संगीत, और विविध भारती में मुझे संगीत के विभिन्न पहलुओं पर काम करने का, साथ ही बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जिसका आज भी मुझे लाभ मिल रहा है। रेणु जी, ऐसा है, विविध भारती पर संगीत सरिता कार्यक्रम का शुभारंभ सालों पहले श्रोताओं को शास्त्रीय संगीत में रुचि बढ़ाने के लिए किया गया था जी। पहले इसका स्वरूप अलग था। कार्यक्रम के उद्घोषक राग का परिचय देते, फिर उस राग की एक बंदिश और उसके बाद उस राग पर आधारित एक फिल्मी गाना बजाया जाता था। पूरे कार्यक्रम की अवधि 10 मिनट थी। उसके बाद धीरे धीरे कार्यक्रम को और रुचिकर बनाने के उद्देश्य से इसके रूप में बदलाव किया गया, नए आयाम दिए गए। कार्यक्रम की अवधि 10 मिनट से 15 मिनट कर दी गई।
विषय आधारित थीम बेस्ड प्रोग्राम श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए जाने माने कलाकारों, विशेषज्ञों एवं संगीत निर्देशकों को कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। भारत के श्रेष्ठ कलाकारों, गुणीजनों के अनमोल योगदान और दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स के सम्मिश्रण से संगीत सरिता का मन भावन स्वरूप निखर के आया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि सरल और सहज प्रस्तुतिकरण के कारण संगीत सरिता हर उम्र के श्रोता, संगीत प्रेमियों और विशेषज्ञों में लोकप्रिय हो गया। छाया जी, इसकी परिकल्पना आपने कैसे की, कैसे सोचा कि ऐसे किया जाए? ऐसा था, जब हमने टेक ओवर किया था ये प्रोग्राम फ्रॉम भुवनेश्वर मिश्रा जी, बहुत गुणी थे, और उनके रिटायरमेंट के बाद ये प्रोग्राम जब मेरे पास आया तो एक दिन हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल मिस्टर MP लेले साहब मीटिंग के लिए आए। उनको संगीत से बहुत प्यार था, तो और उनको पता था गाने से मुझे लगाव है तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस प्रोग्राम में कुछ आप बदलाव लाए। फिर दिमाग चलती गई, आस्ते आस्ते ये सब कॉन्सेप्ट ईश्वर की कृपा से आते गए। संगीत सरिता की निर्माण यात्रा में मुझे कई गुणी व्यक्ति का सहयोग मिला, जिनमें विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगी कब्बन मिर्जा साहब का। वो एक बेहतरीन गायक और ब्रॉडकास्टर थे और बहुत अच्छे इंसान। उनसे ही मैंने एडिटिंग भी सीखा, उनसे मैं डिस्कस करती थी, फिर एक टीम जैसा शुरुआत हो गई काम। संगीत सरिता की सफलता का श्रेय इस कार्यक्रम से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल नेतृत्व और साथियों की अथक मेहनत को जाता है। टीम के हर सदस्य की मैं हृदय से आभारी हूँ। उस समय स्टेशन डायरेक्टर श्रीमती विजयालक्ष्मी छाबरा, श्रीमती उर्वशी जोशी, ASE श्री प्रेम सदारंगानी की सदा शुक्रगुजार रहूंगी। मुझे इन लोगों ने हमेशा एनकरेजमेंट और सपोर्ट किया है। तकनीकी पक्ष संभालने वाले इंजीनियर्स दिनेश दाभोलकर, विनय तड़वलकर, दिलीप कुलकर्णी, उनको हम DK कह के पुकारते थे, उद्घोषक कमल शर्मा और कार्यक्रम निष्पादक उस समय ट्रैक्स थे वीना रायसिंगानी, गणेश शर्मा, महेश गोखले, सभी की मेहनत और जोश ने इस कार्यक्रम को इतना सफल और लोकप्रिय बनाया। सहकर्मियों के सहयोग, ईश्वर और मेरी गुरु की कृपा से इतने सारे महान कलाकारों की रिकॉर्ड करने का मेरा सपना पूरा हुआ। विविध भारती के विराट मंच की मैं हमेशा आभारी रहूंगी। छाया जी, यादें तो आपकी बहुत सारी होंगी, जाहिर है आपने इतना लंबा समय गुजारा और बहुत नए नए प्रयोग किए और बहुत जितने मूर्धन्य कलाकार थे, जितने गुणीजन थे, सबको आपने श्रोताओं से रूबरू करवाया संगीत सरिता के माध्यम से। लेकिन खास तौर से ये जो हमारा चल रहा है पंचमदा की संगीत यात्रा, उसके बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं कि इतने बड़े तीनों कलाकार, मतलब पंचमदा, आशा भोसले जी और गुलजार जी को एक साथ आप कैसे लेकर आ पाई? जी, ये बड़ी लंबी कहानी है। पंचमदा से मेरा एक आदर और स्नेह का संबंध था। जब मैंने उनसे संगीत सरिता की प्रस्तुति के लिए अनुरोध किया तो वो तुरंत हामी भर दी। ये भी बोले कि मैंने ये कार्यक्रम कभी सुना नहीं, पहले सुनना चाहूंगा ताकि जान सकूं कि किस प्रकार की प्रस्तुति है। मैंने उन्हें विस्तार से कार्यक्रम की रूपरेखा और श्रोताओं को संगीत की जानकारी देने और साथ ही मनोरंजन भी करने के उद्देश्य के बारे में बताया। बड़े बड़े संगीतज्ञों द्वारा प्रस्तुत कुछ अद्वितीय एपिसोड्स के बारे में भी बताया। पंचमदा अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने कुछ दिनों के लिए सुबह की सैर पर जाना भी बंद कर दिया और रोजाना 7:30 से 7:45 तक संगीत सरिता सुनने लगे। उन दिनों सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका डॉक्टर श्रीमती अनीता सेन की राग रंजन श्रृंखला का प्रसारण हो रहा था। पंचमदा ने पूरी श्रृंखला सुनी और बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे फोन किया प्रोग्राम सुनने के बाद और सुझाव दिया कि गुलजार जी को इस संवाद का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने स्वयं मुझे लेकर गुलजार जी के घर गए कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए। गुलजार जी बड़े स्नेह से मिले मुझसे। सब सुनकर एक सुंदर मुस्कान बिखेरते हुए गुलजार जी ने कहा, बॉस ने कह दिया तो जरूर आऊंगा।
अच्छा, बॉस यानी पंचम। हाँ जी जी। गुलजार जी के घर से लौटते हुए मैंने पंचम दा से कहा, दादा अगर आशा जी भी इस कार्यक्रम से जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ईश्वर ने मेरी सुन ली। कल मैं आशा से लंच में मिलूंगा, तुम ठीक 1 बजे फोन करना। इस होटल का नंबर दिया, वो मोबाइल का जमाना नहीं था। जी बिल्कुल। मैंने अगले दिन ठीक 1 बजे फोन किया। अच्छा। पंचम दा ने फोन उठाया और आशा जी से बात करने को कहा। जैसा ही मैंने नमस्ते आशा जी से कहा, आशा जी ने कहा, बॉब ने मुझे संगीत सरिता की रिकॉर्डिंग के बारे में सब बताया, मैं जरूर आऊंगी। आशा जी पंचम दा को प्यार से बॉब नाम से संबोधित करती थी। ये तीनों इतने व्यस्त थे और इतने मतलब व्यावसायिक रूप से हम कह सकते हैं बहुत सफल हैं तीनों अपने अपने क्षेत्र में। तो इन तीनों की तारीख एक साथ मिलना कैसे संभव हो सका छाया जी? इन कलाकारों की अति व्यस्त दिनचर्या के कारण जी सब कुछ तय होने के बाद भी रिकॉर्डिंग की तारीख कई बार आगे सरकती गई। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से 6-7 बार तो बदलते गए। उन दिनों विविध भारती ऑफिस मरीन लाइंस में था जी, और वहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी बेस्ड प्रोग्राम होते थे। म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए मुझे चर्च गेट स्थित आकाशवाणी स्टूडियो बुक करने पड़ते थे। तीनों की एक साथ डेट मिलना, फिर स्टूडियो की बुकिंग बहुत मुश्किल हो गया था। जब सब तय हो गया तो रिकॉर्डिंग की सुबह गुलजार जी का फोन आया कि किसी विशेष काम से उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। अच्छा। पर उन्होंने वादा किया कि वो खुद सबके साथ तय करके फ्रेश रिकॉर्डिंग डेट देंगे। अच्छा। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इतने लंबे समय से इंतजार था। जी। 11 मार्च 1993 को आकाशवाणी के चौथे माले के स्टूडियो नंबर 1 में रिकॉर्डिंग की गई। पंचम दा, गुलजार जी और आशा जी ठीक 10 बजे पहुंच गए। हमारी उस समय डायरेक्टर श्रीमती विजया लक्ष्मी छाबरा और मैंने उनका स्वागत किया। हम उन्हें स्टूडियो ले गए। जी। हमारे इंजीनियर विनय तडवलकर जो आजकल आपके साथ है जी, और कार्यक्रम निष्पादक गणेश शर्मा रिकॉर्डिंग के लिए एकदम तैयारी में थे। चाय पान के बाद मैंने बिना वक्त गवाए रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। जी। ताजुब है कि एक ही बार में शाम 6 बजे तक 15 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए गए। बस लंच और टी ब्रेक लिया गया था। इस रिकॉर्डिंग की बहुत सारी सुखद स्मृतियां हैं। बहुत ही विनम्र अद्वितीय पंचम दा, सुगम्यता से भरपूर गुलजार जी और अतुलनीय आशा जी के साथ बिताए वो मधुर पल हमेशा याद करती हूँ। छाया जी, आपने ये रिकॉर्डिंग की तब आप इन लोगों को और करीब से समझ सकें, तो क्या आपको गहराई इनके बारे में समझ में आई, पंचम दा के बारे में? जी जी, मैं कुछ बातें आपको जरूर बताऊंगी रेणु जी। जी। पंचम दा वाज फुल ऑफ लाइफ। अच्छा। इतने मजाक करते थे। एक मजाक मैं आपसे शेयर भी कर सकती हूँ। जब स्टूडियो में आए तो एक बाजा पड़ा था वहाँ, शायद थोड़ी सी उसमें जो उसके बेलो होता है ना, जी जी, तो थोड़ी सी लीकेज था उसमें। अच्छा। तो पंचम दा तो बहुत मजाक करते थे। जैसे ही बाजा बेलो हाथ दिया तो मुझे कहने, छाया छाया डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। मैं जरा डर गई, क्या हुआ? तो बोलते बंगला में, बोले अरे तुम्हारे बाजा को ना यहाँ हापानी हुआ। हापानी माने ब्रेथलेसनेस। अच्छा। बच्चे जैसा हृदय उनका था। क्या बात है, बच्चे जैसा। पंचम दा ने खूब लोगों को प्यार दिया और खूब लोगों ने उनको प्यार किया। पंचम दा बहुत संवेदनशील थे। मुझे याद है रिकॉर्डिंग के अगले दिन है 12 मार्च 1993 के दिन मुंबई को बॉम्ब विस्फोट से झेलने पड़े थे। हमें दफ्तर में ही खबर मिली थी। घर पहुंचते ही जो पहला कॉल मुझे आया वो पंचम दा का था, ये जानने के लिए कि मैं सुरक्षित घर पहुंच गई हूँ कि नहीं। इसके अच्छा। उन्होंने, पंचम दा ने, जी जी जी, मेरी संगीत यात्रा जब ब्रॉडकास्ट हमने किया उसके 15 एपिसोड सुने और बहुत खुश हुए। वो समय समय पर मुझे फोन करते रहते और अपने कैसेट्स वगैरह मुझे भेजते थे। मुझे याद है जब मैंने श्रृंखला तबला और उसका बाज के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन को रिकॉर्ड किया था। जाकिर भाई ने अपने अनोखे अंदाज में जी, दिल्ली, फर्रुखाबाद, बनारस, लखनऊ और पंजाब घरानों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया था।
मेरे पास सभी कलाकारों की रिकॉर्डिंग थी, पंडित किशन महाराज के गणेश परन को छोड़कर। जाकिर भाई ने बताया ये रिकॉर्डिंग पंचमदा के पास है। अच्छा। मैंने तुरंत पंचमदा को फोन किया जी, और उनसे रिकॉर्डिंग देने के लिए अनुरोध किया, और रेणु जी अगले ही दिन मेरे घर पे उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भेज दी, वो भी स्पूल में करके। क्या बात है। ताकि विविध भारती में मुझे बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जब मैंने मैहर घराना और उसकी समृद्ध परंपरा पर आधारित कार्यक्रम के लिए उस्ताद आशीष खां को रिकॉर्ड किया जी, पंचमदा उसे भी पूरा सुना। अच्छा। क्योंकि वो मुझे उस समय फोन करते थे कभी कभार कि आज किसको रिकॉर्ड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पूछते थे मुझे। एक मजे की बात बताऊं आपको? जरूर जरूर। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है जो इतनी मेहनत करती हूँ? मैंने कहा 5,000। उस समय हमें उतनी मिलती थी। मुझे कभी ये महसूस नहीं होता कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मुझे अपने काम में बहुत ज्यादा मजा आता है। छाया जी, पंचमदा की क्या राय थी आशा जी की गायकी के बारे में और आशा जी के बारे में? हाँ, पंचमदा ने मुझे एक बार उनके घर पर मुझे बताए थे कि छाया, आशा ही एक कलाकार है जिनके लिए मेरी सोच की उड़ान जो है जी, वो कहीं भी मैं उसको ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना लगता है कि मैं कुछ भी बना वो गा लेगी। छाया जी, आप खुद एक बहुत अच्छी गायिका हैं, बहुत ही सुरीली गायिका हैं, हमारे सब श्रोता जानते हैं। यहीं पर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा गीत आपके दिल के बहुत करीब है? कुछ गाने जो है मेरे दिल के करीब है, जैसे रहना बीती जाए। दूसरा एक गाना तो धन्नू की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। क्या बात है। देखिए उसमें आपको पूरा एक सीन सामने आ जाता है। जी हाँ। धन्नू की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। रेणु जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे याद किया और इतनी पुरानी यादें ताजा की जी। एक बार फिर धन्यवाद कि इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं से अपने सुनहरी यादें बांटी। बहुत बहुत धन्यवाद छाया जी। आप सुन रहे थे संगीत सरिता में प्रसारित मेरी संगीत यात्रा। इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली से रेणु चतुर्वेदी की फोन पर की गई बातचीत पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग इंजीनियर वंदना ठाकुर। कार्यक्रम का संपादन किया दिलीप कुलकर्णी ने। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब इजाजत दीजिए। आपकी याद आती